हमारे देश में अल्पसंख्यक आबादी में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है और 2024 के या उसके पहले के चुनाव में आप देख लीजिए तो मुसलमानों के नाम पर जितनी राजनीति हमारे देश में होती है वो अपने आप में बड़ी अप्रत्याशित है साहब। चाहे आप बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, हर कोई किसी न किसी एंगल से मुसलमानों के नाम पर या तो वोट मांगते दिखाई देता है या मुसलमानों के नाम पर डराकर वोट मांगते हुए दिखाई देता है। एक अलग ही मिजाज है हमारे देश का, लेकिन यह भी मस्त है, पॉलिटिक्स के साथ चलता है। 20 करोड़ के आसपास मुसलमानों की आबादी हमारे देश में है, लेकिन आज कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे जो आपको बताएंगे कि 20 करोड़ की ये आबादी हमारे देश में कितनी अंडर रिप्रेजेंटेड है। अंडर रिप्रेजेंटेड साहब, जरा आप सोचिए, अभी आपके सामने ये ग्राफिक रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 328 उम्मीदवार खड़े किए हैं, इनमें से सिर्फ 19 मुसलमान हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार बनने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 5.79%। बीएसपी ने 424 उम्मीदवार 2024 के चुनाव में खड़े किए हैं, 35 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है, यानी कि 8%। समाजवादी पार्टी, जिसे एक जमाने में मौलाना पार्टी कहा जाता था, 71 इनके उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार मुसलमान हैं, 5%। सीपीएम, सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर घूमने वाली पार्टी, 52 उम्मीदवार इनके हैं, 10 मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा यानी कि 19%। आरजेडी, एक और पार्टी जो अपने आप को मुसलमान पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के तौर पर बड़े पैमाने पर दिखती है, कहती है कि भाई खैर ख्वाह है। 24 उम्मीदवार, 24, उसमें से सिर्फ 2 मुसलमान हैं। डीएमके ने 22 उम्मीदवार खड़े किए, एक भी मुसलमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 440 उम्मीदवार खड़े किए, एक मुसलमान उम्मीदवार है, जो कि 0.22% है, 1%। तो यह है मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व का लिस्ट जो आपके सामने हमने रखा। कोई भी पार्टी, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, तमाम विपक्षी दलों की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुसलमानों को टिकट देने के नाम पर हर कोई कन्नी काट लेता है, लेकिन उनको अपने पास रखने के लिए हर कोई एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट देता है, खास करके मौजूदा विपक्ष। देखिए जरा। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो देखा आपने, कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना चाहती है, मुसलमानों को उनका प्रतिनिधित्व देना चाहती है, उनके अधिकारों की बात करती है, लेकिन जब उम्मीदवार उतारने की बारी आती है तो साहब 5% के आसपास टिक जाते हैं। यह है कांग्रेस की असलियत। हमने देखा है कि इस पूरे दौर में बीते 5 जो चरण हुए हैं मतदान के, इसमें हिंदू मुसलमान पर कितनी तरह की बातें हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो सामने आकर यह भी कहना पड़ा कि भाई हम तो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, मैं इसकी शुरुआत नहीं करता। देखिए उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और वो भी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है। तो वास्तविकता आपके सामने है कि मुसलमान मतदाताओं को मुस्लिम अगर उम्मीदवारों की चाहत हो तो ये चाहत उनकी अधूरी रह जाती है। हालांकि उनके नाम पर राजनीति जबरदस्त होती है। अब जरा आपको तफसील से कुछ और आंकड़े दिखाते हैं साहब। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 543 लोकसभा सीट्स में से 85 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम मतदाता न सिर्फ प्रभाव रखते हैं बल्कि पूरा दम रखते हैं। इन 85 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या या उनकी आबादी 20% से लेकर 80% तक है। देश के 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुल लोकसभा की सीटें अपने आप में स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल सीट्स हैं, 23 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर मुस्लिम वोट तय करेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है।
बंगाल में 22 ऐसी सीटें हैं, केरल में 8 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं, असम में 7 ऐसी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें ऐसी हैं और बिहार की 8 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी 20% नहीं 30% या उससे ऊपर है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 85 सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुसलमान मतदाता तय करता है कि कौन उम्मीदवार जीतेगा, तो फिर उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती, उनका उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा होता। एक वक्त था साहब जब चुनाव प्रचार से लेकर मतदान से लेकर उम्मीदवार के तौर पर भी बड़े पैमाने पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों के अपनी पार्टी में जगह देने की जो कोशिश है उसे कम कर। सबसे बड़ा बदलाव 2014 के बाद आया। 2014 के पहले तक मुसलमानों की एक अलग प्रवृत्ति सामने दिखाई देती थी। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में पीछे ले चलूंगा। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद यह बात स्पष्टता से सामने आई कि मुसलमानों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। यह वह दौर था जब उत्तर भारत में खास करके क्षेत्रीय दल जो कि जातीय आधार पर अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को लेकर मुलायम सिंह यादव, आरजेडी का प्रभुत्व बढ़ रहा था बिहार। इस तरह के तमाम क्षेत्रीय दल थे। बीएसपी अलग खड़ी हो रही थी उत्तर प्रदेश में। शिवसेना के साथ साथ अगर वहां पर आप महाराष्ट्र में देखें तो वहां पर पूरी एक दलित राजनीति के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी अलग आकर खड़ी हो गई, है ना। तो एक अलग सा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था और मुसलमान ने बहुत ही टैक्टिक तरीके से कांग्रेस से अपने आप को अलग किया और क्षेत्रीय और स्थानीय दलों को अपना मतदान करना शुरू किया बड़े पैमाने पर। आप ये देखेंगे कि सिस्टमैटिकली पूरे 2000 के बाद से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो क्षेत्रीय दलों के पास बड़े पैमाने पर गया। चाहे आप उड़ीसा में बीजेडी की बात करें, आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें या लेफ्ट फ्रंट की बात करें, पश्चिम बंगाल में आरजेडी के पास बात करें, आप बिहार में आप समाजवादी पार्टी या बीएसपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर आप डीएमके की बात करें, तमिलनाडु में आप तेलंगाना या आंध्र प्रदेश चले जाएं, वहां पर भी टीडीपी या उसके साथ साथ कांग्रेस, ये तमाम दलों के पास मुस्लिम वोट बैंक जाता रहा और ये बहुत ही मुखर वोट बैंक था, सामने आता था, तेजी से अपनी बातों को सामने रखता था। देश में कोई भी मुस्लिम पार्टी अपना बहुत बड़े पैमाने पर वर्चस्व नहीं बना पाई। असदुद्दीन साहब की MIM कोशिश करके हैदराबाद तक तो सीमित है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में उसका बड़ा प्रभाव नहीं है। यानी कि मुसलमानों ने मुस्लिम पार्टी को कभी बड़े पैमाने पर राजनीति में जगह नहीं दी। या तो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी के साथ मुसलमानों ने अपना वोट दिया और बढ़ चढ़कर वोट देते रहे। 2014 के बाद से मुसलमान वोट बैंक अपने उत्साह में कमी देखने लगा और यहां से शुरू हुआ एक नया अध्याय। 2019 में जब बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट मिला तो एक भय का माहौल मुसलमानों के बीच में तैनात करने की कोशिश की गई कि अब मुसलमानों की कोई पूछ देश में नहीं हो। और यही वजह है कि आज जब आप मुसलमानों के वोट बैंक को देख रहे हैं तो यहां पर मतदाता बड़े पैमाने पर बाहर आ रहे हैं साहब। जी हां, ये शॉकिंग है बट दिस इज अ फैक्ट, ये ट्रूथ है। उत्तर प्रदेश के उन तमाम सीटों पर जहां मुसलमान आबादी 30% या उससे ज्यादा है, उन तमाम क्षेत्रों में जहां पर मुसलमान आबादी है, वोटिंग परसेंटेज 70% प्लस है। 70 to 80% मुसलमानों ने मतदान किया है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव है साहब। इस बार कोई व्हाट्सएप पर निर्देश नहीं जा रहा। कोई भी मौलाना या मौलवी किसी भी तरह का कोई फतवा जारी नहीं कर रहा। कोई भी मौलाना या मौलवी किसी मस्जिद में सभा में किस पार्टी को वोट करना है इसके बारे में नहीं कह रहा। मुसलमान मतदाता और मुसलमान वर्ग पूरे तरीके से खामोश है, वो चुप है। लेकिन मतदान बड़े पैमाने पर कर रहा है। यह मतदान स्ट्रेटेजिक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मुसलमानों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि जहां उनकी आबादी ज्यादा है, उन्हें उस पार्टी को वोट करना पड़ेगा, उस गठबंधन को वोट करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सके। और यही वजह है कि इस बार 2024 में मुस्लिम मतदाता बहुत ही सोच समझकर स्ट्रेटेजिक तरीके से उन पार्टियों को वोट कर रहा है जो बीजेपी को हरा सकते हैं। अब इसमें एक बड़ी समस्या आ रही है। समस्या यह है कि 200 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है
मसलन दिल्ली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने दिखाई देते हैं, हरियाणा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, आप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, आप तेलंगाना चले जाइए वहां पर भी यही स्थिति दिखाई देती है। कई ऐसे राज्य, छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प मुस्लिम समाज के पास नहीं है। लेकिन जहां जहां दूसरा ऐसा विकल्प है जो कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जिसकी संभावना बन सकती है, यह वर्ग वहां पर इस तरह की वोटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि इस बार देश की 20% आबादी अपने मतदान को बड़ी सीक्रेटिव तरीके से कर रही है, जिसका पूरा विस्तृत डेटा तो हम 4 तारीख के बाद आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन यह मानिए कि आज हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो बहुत ही साइलेंट है, जो चुपचाप डेडिकेटेड तरीके से वोट कर रहा है। अब इस बड़े वर्ग में क्या बीजेपी ने सेंध मारने की जो कोशिश की थी वो सफल हुई है? क्या बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा? क्योंकि एक डेटा आखिरी में आपके सामने छोड़ जाता हूं जिसकी उम्मीद लोग कम से कम करते हैं। 2% के आसपास मुस्लिम मतदाताओं ने 1990-96 में बीजेपी को वोट दिया था। यह बढ़कर 7% हो गया साहब पिछले साल, 7%, यानी कि 2019 में 7% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। तो क्या मुस्लिम मतदाता वर्ग में दो फाड़ हो सकता है? क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल सकता है? इसका विस्तृत आंकड़ा तो 4 के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मुस्लिम मतदाता निराश नहीं है, मुस्लिम मतदाता घर में नहीं बैठा हुआ है, मुस्लिम मतदाता ओवर द टॉप चिल्ला नहीं रहा है, साइलेंटली वोट कर रहा है, स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहा है।